हेलो एंड वेलकम बैक टू फोर्ब्स एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। और आज की इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो पेपर होने वाले हैं उस पेपर को देखते हुए उसकी प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इस सेशन में, इस लेक्चर में हम 2020 में जो क्वेश्चन आया था दिल्ली पुलिस का 14 दिसंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट, हम उस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, देखना। आप ये देखो कि वैसे तो लोग ये कहते हैं कि दिल्ली पुलिस का जो पेपर आता है वो कांस्टेबल का वो आसान होता है, बट आपको इसकी वास्तविकता का पता चल जाएगा जब आप क्वेश्चन करोगे। तो देखना क्वेश्चन का क्या लेवल है। क्योंकि मैं ऑफलाइन जब यहाँ पढ़ाता हूँ, मैं हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो उत्तम नगर ईस्ट में, ठीक है, मेट्रो पिलर नंबर 656 के सामने है। फोर्ब्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। और जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो क्लास में कई बच्चे ये कहते हैं कि सर दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस है वो तो बहुत कम है और क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते होंगे, क्योंकि पुलिस का पेपर है, कांस्टेबल का पेपर है, इसमें क्या ही आएगा क्वेश्चन इस लेवल का। बट हकीकत कुछ और है। सिलेबस कम है, एसएससी से या फिर बाकी एग्जाम से सिलेबस कम है, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल है वो ठीक ठाक है। आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा इस बात का। शुरू करते हैं बिना देर किए। वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना, हो सके तो प्रॉपर नोट्स बनाओ, काम आएगा। वीक में मैं 2 से 3 लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, लाइव भी आ जाऊँगा। ठीक है, अगर टाइम का अभाव रहा तो हम रिकॉर्ड करके इस चीज़ को डालते रहेंगे, अदरवाइज़ हम लाइव आते रहेंगे। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों बातें मैंने कह दी। बट आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक तो कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जो भी नोटिफिकेशंस है वो मिलते रहेंगे। और हो सके तो इसे जितना शेयर करो, आप अगर इसे शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, हमारा साथ दोगे तो हमें और अच्छा लगेगा और मेहनत से काम करेंगे। और इसमें एक भी चीज़ें मैं फालतू के क्वेश्चंस नहीं डालूंगा, ये सिर्फ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, और बहुत पहले हम नहीं चलेंगे। जैसे 2000 मेरे ख्याल से 17-18 के पहले हमें जाना ठीक नहीं है। 2017-18 के बाद वाला जो सेक्शन जो भी हुआ है हम उसके क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि बहुत पहले जाने से सिलेबस काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, पैटर्न बहुत कुछ बदल गया है। तो उस चीज़ को भी देखते रहे। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने ये सोचा है कि अभी हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद जो टाइम बचेगा उस टाइम में फिर हम ये जो टेंटेटिव क्वेश्चंस कह सकते हो कि जिसके आने के चांसेस हो सकते हैं, हम फिर मॉक पे काम करेंगे। बट ये चीज़ रेगुलर बेसिस पे चलती रहेगी। और बस यही कहना है, सब्सक्राइब कर लो यार, देर किस बात की, लाइक भी कर दो, ठोको लाइक दबा के। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। जब मैंने इस क्वेश्चन को पहली बार देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि भाई दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन आ गया। कैलकुलेटिव है आसान, बट कैलकुलेटिव है। हाँ, कैलकुलेशन तो आपको करने पड़ेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन, मैं तरीका बताता हूँ। कहता है अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू ₹10755 इन 3 ईयर्स। कहता है एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 10,755 रुपये और उसी दर से 6 वर्ष में 12,510 रुपये हो जाता है। अगर मैं 3 साल के लिए रुकता हूँ, मैंने कुछ पैसे जमा किए, नहीं पता वो कितने जमा किए, मैंने कुछ पैसे जमा किए, 3 साल के बाद वो पैसे कितने मिले? 12,510 रुपये मिले। और उसी पैसे को छोड़ दो कुछ और समय के लिए, उसी दर से 6 साल के बाद जब वो देखने गया मैं, तो मुझे कितना दिखा उसमें? मुझे दिखा पैसे, सॉरी ये उल्टा मैंने लिख दिया, ये है 12,510 रुपये और ये जो था, सॉरी, 3 साल में मिला है 10,755 रुपये और 6 साल में मिला है 12,510 रुपये। ठीक है, अब ये देखो कि 3 साल का गैप आया इस बीच में, 3 साल का गैप आया। ठीक है, 3 साल के गैप में पैसा कितना बढ़ गया? तो 3 साल के गैप में पैसा बढ़ा है 1,755 रुपये से।
₹1755 से पैसा बढ़ गया है 3 साल में। अब यहां से एक काम करेंगे, जब 3 साल में ₹1755 बढ़ गया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 सालों का ब्याज है, एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है 3 साल का। अब 3 साल का ब्याज है 1755, और 3 साल बाद जब मैं गया था तो मुझे याद है कि दिखा था पैसा मेरे अकाउंट में ₹10,755। तो ये क्या था, 3 साल बाद इतना रुपए हो जाता है, मतलब ये अमाउंट है, मिश्रधन है। तो अगर मिश्रधन है 10,755, उसमें से मूलधन 3 साल का हो गया ₹1755, तो 10,755 से 1755 अगर घटा दोगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। मूलधन कैसे आता है? मिश्रधन माइनस ब्याज। अगर 3 साल का मिश्रधन पता है तो मैं 3 साल का ब्याज घटाऊंगा। अगर मुझे 2 साल का मिश्रधन पता होता तो मैं 2 साल का ब्याज घटाता। 3 साल का पता है, हम 3 साल का ब्याज घटा देंगे। तो 3 साल का मिश्रधन में से 3 साल का ब्याज घटाओगे तो आ जाएगा 10,755 से 1755 घटा दोगे तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 9,000। बोलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? 9,000। अब प्रिंसिपल भी पता है, एसआई भी पता है, टाइम भी पता है 3 साल, तो रेट नहीं आ जाएगा। रेट का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई इंटू 100 अपॉन में पी इंटू टी। वैल्यू पुट कर दो। एसआई की वैल्यू कितनी है? 1755 है, इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल की वैल्यू है 9,000, इंटू टाइम कितना? 3 है। इसे सॉल्व करोगे 3 से, और ये कट जाएगा 585 टाइम्स, फिर 9 से ये कट जाएगा, ये 9 से कटेगा 65 टाइम्स। तो काट छाट करोगे तो आर की वैल्यू जो निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है 6.5%। आर तक तो हम पहुंच चुके हैं। आगे की दास्तान ये कहता है कि अब 85 रुपए है, 85 रुपए को 4 सही 2/5 साल के लिए दिया गया। तो 4 सही 2/5 साल का मतलब होता है कि 22/5 साल के लिए। अब 8500 रुपए, 4 पंजे 20 और 2 22, 22/5 साल के लिए दोगे कितने के रेट से? डबल द अर्लियर रेट। तो अर्लियर रेट है हमारा 6.5 का, 6.5 का डबल हो जाएगा 13। अब 13 के रेट से देना है तो 13 बटे क्या हो जाएगा? 100। इसे सॉल्व कर दोगे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा कि भाई कितने रुपए का इंटरेस्ट बनेगा। 00 से 00 कट गया, 5 से कट जाएगा ये 17 बारी में, तो 17 इंटू 22 इंटू 13। इतना करने के बाद तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इतना करने के बाद तुम थोड़ा दिमाग ये लगा लो कि सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग है। हम यहां से यूनिट डिजिट का काम करेंगे। तो देखो इसका यूनिट डिजिट 7 है, 7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4 आ जाएगा। और यहां से क्या करेंगे कि 4 गुणे 3 12, 12 का 2। तो यूनिट डिजिट 2 किस ऑप्शन में है? ए में है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा 4862। उम्मीद है ये समझ में आ गई होगी बातें। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद अगले पड़ाव पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:7। 2 जन है, ए और बी, ए है बी है, 2 जन का इनकम का रेशियो दे रखा है 4:7 है। एक पल के लिए इसकी इनकम 4x और इसकी इनकम आप 7x मान लीजिए। पहले मैं x पर बताऊंगा, उसके बाद बिना x के बताऊंगा। कहता है रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 1:2। अब एक्सपेंस का रेशियो दे रखा है 1:2 और दोनों की सेविंग्स दे रखा है 4800। अच्छा दोस्त एक काम करो, अगर मैं इसकी इनकम में से इसके जो सेविंग्स है जो कि 4800 रुपए है, अगर मैं घटा दूं दोनों में से तो क्या निकल कर आएगा? इनकम में से अगर मैं सेविंग्स को घटा देता हूं तो मेरा आ जाता है एक्सपेंस, जो कि आ जाएगा 4x माइनस 4800। इसका एक्सपेंस कितने का आएगा? 7x माइनस 4800। और बोला कि जो एक्सपेंस आया तुम्हारा इतना और इतना, ये किस रेशियो में आएगा? तो एक्सपेंस का रेशियो एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 1:2, 1:2 दे रखा है एक्सपेंडिचर का रेशियो। अब एक्सपेंडिचर का रेशियो अगर ये है तो अब देखो ये क्या बन गया कि ये वाला रेशियो इस वाले रेशियो के बराबर है। जब 2 अनुपात बराबर हो जाते हैं तो वो बन जाता है समानुपात। समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शन का रूल कहता है कि फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट सेकंड एंड थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो इसे और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8x माइनस 48 दूनी 96,
9600 इज इक्वल टू 1 के साथ इसे करेंगे तो 7x माइनस 4800। तो 96 से उधर चला जाएगा तो उधर जाकर केवल 4800 बचेगा, चूंकि 4800 घट जाएगा। 7x में से इधर आ जाएगा तो केवल बचेगा x की वैल्यू 4800 है। अब x की वैल्यू 4800 आ गया तो पूछा कि भाई b की वैल्यू क्या होगी, b की इनकम क्या होगी, तो क्या जवाब होगा 7 इंटू 4800 करेंगे तो आ जाएगा 33,600। 33,600 कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। इस क्वेश्चन का बी है। ये एक मेथड हुआ। मैं तुम्हें दूसरा मेथड बताता हूं। दूसरा मेथड इस क्वेश्चन को करने का ये है कि ए और बी, देखना एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं। आप कोई दो नंबर मान लो, जैसे मान लिया एक नंबर 12 ले लिया और एक नंबर मैंने ले लिया 17। मैं इन दोनों नंबर में सेम मैग्नीट्यूड की दो नंबर, सेम मैग्नीट्यूड का नंबर को घटा देता हूं। मान लिया, मैं क्या कहना चाहता हूं वो समझा रहा हूं। मैंने मान लिया कि दोनों में से मैंने 5 और 5 को घटा दिया। दोनों में से सेम नंबर घटाना है, अलग अलग नहीं घटाना है, दोनों में से सेम सेम नंबर को घटा देना है। तो 12 में से 5 गया तो बचा क्या? बचता है 7। 17 में से 5 गया तो क्या बचा? 12। अब देखो कि इन दोनों का अंतर कितने का हो रहा है? इन दोनों का अंतर आ रहा है 5 का। इन दोनों का अंतर कितने का? 5 का। मतलब अंतर नहीं बदला। जो अंतर इन दोनों का पहले से है वही अंतर इन दोनों का है, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। क्या है कि दो लोग हैं ए और बी, इनका इनकम का रेशियो दे रखा है कितने का? 4:7 का इनकम का रेशियो है। फिर कहता है कि इनके एक्सपेंसेस का रेशियो है 1:2, एक्सपेंसेस का रेशियो 1:2, और बोला कि दोनों 4800 रुपए की बचत कर रहे हैं। दोनों की बचत सेम है, यानी कि इसमें से भी 4800 रुपए घटाया गया तभी तो एक्सपेंस आएगा, और इसमें से भी 4800 रुपए घटाया गया तभी तो एक्सपेंस आएगा। अब देखो दोनों में से सेम सेम राशि घटाई जा रही है, तो तरीका यह है कि पहले तो सर देखो कि जब दो नंबर में से सेम सेम वैल्यू घटाई जाती है तो डिफरेंस हमेशा सेम होता है। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितने का? इन दोनों का डिफरेंस है 3 का। इन दोनों का डिफरेंस कितने का? 1 का। अब क्या करेंगे? डिफरेंस को सेम करेंगे, तो ये वाला डिफरेंस से ऊपर वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं, और ऊपर वाले डिफरेंस से नीचे वाले रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि डिफरेंस सेम आ जाए। देखो 6 और 3 में कितने का डिफरेंस? 3 का। 4 और 7 में कितने का डिफरेंस? 3 का। डिफरेंस सेम हो गया ना। लेकिन अब यहां से तुम्हें यह देखना है कि ए की जो पहले इनकम है वो कितनी? ए की इनकम पहले 4 थी। एक्सपेंस ए का कितना हो गया? एक्सपेंस हो गया 3। तो बचत कितने का होगा? 1 रुपए का बचत होगा ए के लिए। बी पर चले, बी की इनकम है 7 की, बी की खर्च है 6 की, तो बचत कितने की? 1 की। तो बचत जो है वो 1 का है, जबकि बचत दे रखा 4800। तो 1 यूनिट 4800 के बराबर है। 1 यूनिट 4800 के बराबर है। तो बी का इनकम पूछा है जो कि 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 7 इंटू 4800, जो कि दे रखा है 3360। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बातें। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल चलते हैं, और अगला सवाल ये कहता है कि लेट, बढ़िया सवाल है ये भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि दो नंबर 20 और 36 के बीच में एक नंबर है y। 20 और 36 के बीच में एक नंबर है y, और y ऐसा बना हुआ है कि y को दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। और y को दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में कैसे कैसे सजाओगे, वो y की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है वो ढूंढना है। चलो अब ये जब भी बनेगा तो तुम्हें y की वैल्यू सोच करके ही बनाना पड़ेगा। y की चलो 20 के बाद हम चलते हैं। और हाँ, ये भी किसी के मन में आ रहा होगा सर ठीक है 20 से लेकर 36 तक है, अगर ज्यादा बड़ा होता तो क्या होता? तो एग्जामिनर इतना भी बड़ी परीक्षा नहीं लेगा तुम्हारा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऑलरेडी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस साल दिए थे। ठीक है, सो इससे ज्यादा एक्सपेक्ट क्या ही करोगे तुम। तो चलो देखते हैं 20 के बाद जो नंबर हम ढूंढते हैं। मैंने मान लिया सर y 21। ठीक है, 21 को क्या लिखा जा सकता है? दो नंबर दो प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में, तो बिल्कुल लिखा जाएगा। कैसे? यह लिखा जा सकता है 7 इंटू 3। 7 और 3 दोनों का प्राइम होना जरूरी है, और बताना है कि ऐसे कितने नंबर है जिसे दो प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। तो 21 आ गया। सेकंड नंबर क्या हो सकता है? 21 के बाद 22। 22 को लिख सकते हो कैसे? 11 गुणे 2। 23 को नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि 23 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर को दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में नहीं लिखना चाहिए, लिखा ही नहीं जा सकता। अच्छा, 23 के बाद अगला नंबर 24। अब 24 जो है वो 4 से कटने वाला नंबर है, उसका एक फैक्टर 4 है। अब एक फैक्टर जब उसका 4 मिल गया तो 4 तो प्राइम नहीं हुआ ना,
ठीक है, तो इसलिए 24 हम नहीं लेंगे। 25 को क्या लिखोगे? 25 का भी फैक्टर 5 है ना, और 5 इंटू 5 करोगे 25, तो दो ही प्राइम मिला, लेकिन दोनों के दोनों प्राइम सेम, इसीलिए दो अलग अलग प्राइम नहीं हो सका। 26 पर सोचो, तो 26 को लिखा जा सकता है, 26 को क्या लिखा जा सकता है? 13 गुणे 2। देखो, 2 भी प्राइम 13 भी प्राइम, ये लिखा जा सकता है। 27 को नहीं लिखा जा सकता, 28 को भी नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि 28 भी 4 से कटता है, उसका एक फैक्टर 4 हो गया, जबकि प्राइम होने के लिए फैक्टर 2 या 3 या 5 या 7 ऐसा होना चाहिए। 28 में नहीं। 29 तो खुद प्राइम है, प्राइम को नहीं लिखा जा सकता। 30 को भी लिखा जा सकता है, लेकिन 30 को दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में नहीं लिखा जा सकता, उसके 3 फैक्टर हो जाएंगे, 2, 3 और 5। तुम चाहो तो चेक करके देख लो। 31 एक प्राइम है, और 31 प्राइम है, प्राइम को नहीं लिखा जा सकता। उसके बाद क्या बचता है? 32 के कई सारे फैक्टर हो जाते हैं, वो दो प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में नहीं लिखा जा सकता। उसके बाद आता है 33 को लिखा जा सकता है 11 गुणे 3। 34 को लिखा जा सकता है 17 गुणे 2। 35 को लिखा जा सकता है 5 गुणे 7। तो चलो 36 तक हो गया। कितने नंबर मिले? 1 2 3 3 3 6। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 6 है। ठीक है, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा हो, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हो, देखो मैं बड़ा स्लोली बता रहा हूं सारी चीजों को एक एक करके पॉइंट आउट करके, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें समझ में नहीं आएगी अगर तुम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देखोगे तो। ठीक है, स्लोली नहीं, फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे तो ऐसा। ठीक है, समझ ही गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कभी कभी इंसान कहना कुछ चाह रहा होता है, कह कुछ देता है, और बात वहीं पे बिगड़ जाती है। लेकिन बात बिगड़ेगी नहीं, बात बनेगी, बिल्कुल बनेगी। यार दोस्तों को कब शेयर करोगे यार? कर दो ना, है? तुम्हारे लिए तो मेहनत कर रहे हैं, अच्छा मेहनत कर रहे हैं यार। देखो अब इस क्वेश्चन पे कहता है कि 3 numbers आर सच दैट इफ द एवरेज ऑफ एनी 2 of them इज एडेड टू द थर्ड नंबर। देखो 3 नंबर है, ए, बी और सी। 3 नंबर ऐसे हैं कि किसी दो का एवरेज तीसरे में जोड़ना है। तो चलो ए और बी का एवरेज कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो ना, ए प्लस बी बाई 2, एवरेज ऐसे तो लिखते हैं। बोला किसी दो का एवरेज को तीसरे में जोड़ो तो क्या मिलेगा? 182 मिलेगा। उसी तरीके से फिर बोला कि बाकी दो फिर जो बचे, अब कौन कौन बचे? बी प्लस सी का एवरेज निकालते हैं, तो बी प्लस सी बाई 2, और उसमें क्या जोड़ना है? तीसरा नंबर क्या बचा? बी और सी जब यहां होगा तो बचा ए में जोड़ा तो ये क्या मिलेगा? 230 मिला। और फिर ए प्लस सी को का एवरेज निकाला और उसे मैंने जोड़ दिया बी में, सो मुझे क्या मिला? 242 मिला, ऐसा मिला। तो बोला कि ए, बी और सी का एवरेज बताओ। दोस्त वो तो तब हम बताएंगे जब पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करना थोड़ा नहीं कठिन नहीं है यार, बस लेंदी है, बट इजी है, चलो सीखो। 2 यहां है तो 2 एलसीएम लोगे तो 2 चला जाएगा सी के साथ, और ये क्या बन जाएगा? ए प्लस बी प्लस 2c बनेगा ना। और जो नीचे में 2 बचा था उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो गया, और वो उधर जाकर बन गया 182 इंटू 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। उसी तरीके से 2 यहां पर भी चला गया तो क्या बन जाएगा? b प्लस सी प्लस 2a, और 2 जो इधर है उधर चला गया तो क्या बन जाएगा? 230 इंटू 2। 2 यहां b के साथ चला गया तो क्या बन जाएगा? a प्लस सी प्लस 2b इज इक्वल टू 242 इंटू 2। अब इन सबको जोड़ो तो देखो कैसे जोड़ेंगे। a, 2a और a, टोटल कितनी बार a आ गया? 4 बार, तो 4a आएगा। मैंने 4 को कॉमन लेना है, क्यों? क्योंकि मुझे आगे भी दिख रहा है 4b भी दिखा। आपको दिखा क्या? b, 2b और 2b, 4b, मैंने 4 को बाहर निकाला। 2c, c, 4c, 4 को बाहर निकाला तो क्या बचा? a प्लस b प्लस c। और इधर जब आप जोड़ोगे तो 2 कॉमन आएगा ना। 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? 182 प्लस 230 प्लस 242। ठीक है, अब 4 से काट दो तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आएगा। लेकिन मैं ना काटने वाला कार्यक्रम लास्ट में करना प्रेफर करता हूं हमेशा। ये क्या बन जाएगा? 2 इंटू, इनको जब जोड़ोगे तो क्या बनेगा? ये 2 2 4 और 8 3 10, 8 3 11, 11 4 15 का 5, और ये 654, और डिवाइड किससे करना है? 4 से।
ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें चाहिए इन तीनों का एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 नंबर का सम पता है, और सम को अगर हम नंबर से डिवाइड कर दें, नंबर से डिवाइड कर दो, जो कि 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। 3 से चलो 2 से कटेगा ये 2 बारी में, और ये 6 से ये कट जाएगा 109 बारी में। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 109 है। इस क्वेश्चन का आंसर 109 है। अच्छा, जब मैं पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहा था तो मैंने इस क्वेश्चन पे ये ऑब्जर्व करा कि भाई इसे बनाने का जो तरीका है, आपको ये सोचना होगा पेपर में जल्दी कैसे बनाना है। देखो अल्टीमेटली ये जो है वो दो क्वांटिटी का सम ही तो है। जैसे एक क्वांटिटी ये हो गई और एक क्वांटिटी ये हो गई, दो क्वांटिटी का सम ही तो है 182। अच्छा, फिर दो क्वांटिटी का सम ये रहा, फिर दो क्वांटिटी का सम ये रहा। हमें चाहिए ए बी सी तीनों का एवरेज चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम सबको जोड़ देते हैं। तो 182, 230 एंड 242 को जब जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 654। और दो दो क्वांटिटी कितनी बार मिल गई भाई, 3 बार, यानी कि टोटल 6 नंबर, जबकि नंबर हमारे पास कितने हैं, 3 नंबर है। सो अगर हमें अब निकालना है एवरेज, तो वैसे तो नंबर हमारे पास 6 आया ना, दो दो क्वांटिटी जोड़ा तो टोटल 6 नंबर है। सो इसे क्या करेंगे, हम 6 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा 109। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन कोई आता है और बोलेगा कि एवरेज बताओ, तो सीधा यही काम करना, सबको जोड़ देना, जोड़ने के बाद क्या करना, 6 से डिवाइड कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या है, अ बोट टेक्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि अ बोट टेक्स 14 मिनट टू ट्रेवल 8.54 किलोमीटर अप स्ट्रीम। देखो नौ धारा का बड़ा खूबसूरत सा सवाल है। नौ धारा का सवाल में कॉन्सेप्ट ये है, देखो दो चीज होता है, बोट होता है और स्ट्रीम होता है, नाव और धारा। एक टर्म होता है डाउन स्ट्रीम और एक टर्म होता है अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है कि नाव और धारा दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चले तो उस सिचुएशन को कहते हैं कि धारा के साथ चल रहा है, डाउन स्ट्रीम में चल रहा है। और एक सिचुएशन जब नाव इधर चले और धारा सामने से आए, यानी कि वो सिचुएशन हो जाता है कि जब धारा सामने से आता है तो वो सिचुएशन होता है अप स्ट्रीम का, जिसे हम कहते हैं धारा के विरुद्ध। ठीक है, दो चीजें होती हैं, धारा के साथ अगर चलोगे तो बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाती है, लेकिन धारा के उल्टा चलोगे तो बोट के स्ट्रीम में से स्पीड के स्ट्रीम क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलो, कहता है कि अ बोट टेक्स 14 मिनट टू ट्रेवल 8.4 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम के बारे में बात हो रही है, तो अप स्ट्रीम में 8.4 किलोमीटर चला है, ये रहा डिस्टेंस। और इतना डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितने का लगा गुरु, 14 मिनट का लगा है। यार मिनट है, ये किलोमीटर में है। जनरली किलोमीटर घंटा होता है ना, तो ये मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करोगे, 60 से डिवाइड करोगे। 60 से डिवाइड करोगे ना, तो ये जो 60 जो हमने डिवाइड किया वो चला गया ऊपर, और ऊपर जाके हो जाता है 60 ऐसे। तो 0 से पॉइंट खत्म हो जाता है। अब ये क्या बन जाएगा, और कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है 14 छक 84। सो अप स्ट्रीम का जो स्पीड था वो कितने का था, 36 का। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, अप स्ट्रीम का जो स्पीड रहा वो 36 किलोमीटर पर आवर। अच्छा एक बात और, आगे का जो लाइन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि सर स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 6:1 का है। अच्छा, डिफरेंस है 6:1। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों की स्पीड घट जाती है ना। सो 5 यूनिट की वैल्यू दे रखा है, चेक दोनों को, जब ये बोला कि 6:1 है तो यहां से डिफरेंसेस आ रहा है 5 यूनिट की। 5 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 7 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। कैसे 7, हम क्यों 7 निकाल रहे हैं, क्योंकि अब चलाना है हमें अप स्ट्रीम में, सॉरी डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों की चाल ऐड हो जाती है और ये 7 यूनिट हो जाएगी। तो 5 यूनिट की वैल्यू 36 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जानी है, 36/5 × 7। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा किलोमीटर पर आवर, ये रहा हमारा डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, अब कहा कि इस स्पीड से कितना चलो, इतना किलोमीटर चलो और टाइम बताओ। देखो हमें तो स्पीड पता है कि डाउन स्ट्रीम हम इतने के स्पीड से जाएंगे और इतना किलोमीटर चलना है, मतलब डिस्टेंस भी पता है, हमें टाइम चाहिए। टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे।
डिस्टेंस है 33.6, स्पीड कितने की है 36 इंटू 7 और 5 चला गया ऊपर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां से पॉइंट हटा तो नीचे में आ गया 10। बोलो भैया क्लियर है ना ये सारी बातें। अच्छा कट रहा है क्या, कुछ तो कटेगा। 5 से कटेगा 2 बारी में, 7 से ऊपर वाला जरूर कटेगा, 7 से कटेगा। 7 पंजे 7 चौक 28 बचा 3 6 सॉरी 5 6 7 8 56। ठीक तो और कटेगा यहां से 12 से कटेगा 4 बारी में, 12 से कटेगा 3 बारी में, 2 से कटेगा 2 बारी में। सो अपना जो टाइम आया वो 2/3 घंटा में आया, लेकिन 2/3 घंटे का मतलब होता है 40 मिनट। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 40 मिनट है। इतनी बातें इस सवाल में है। खैर जब आप बनाने बैठोगे इस क्वेश्चन को तो कैसे आप जल्दी बनाना है आपको, तो मैं थोड़ा सा एक बात बताता हूं, ध्यान देना। इतनी कुछ चीजें हमें नहीं लिखनी है, हम सीधा कैसे सोचेंगे वो बताता हूं। अगर समझ पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये तो अपना है ही। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे तुम्हें सोचना चाहिए कि सर स्पीड चल रहा है अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी की आई 5 यूनिट की स्पीड आई, और 5 यूनिट की स्पीड से 14 मिनट में एक सर्टेन डिस्टेंस कवर किया। चलो 5 की स्पीड से 14 मिनट में कितनी दूरी कवर कर रहा है 8.4 किलोमीटर दूरी कवर कर रहा है। ठीक तो सवाल यह है कि 7 के स्पीड से कितने मिनट में, यही अब बोला है कि डाउन स्ट्रीम में चलना है, डाउन स्ट्रीम में चलेगा तो स्पीड कितनी की अब 7 की हो जाएगी, 6 और 1 7। 7 की स्पीड से कितने मिनट में 33.6 किलोमीटर की दूरी कवर हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन है, फटाफटी से सॉल्व करो। देखो कितना आसानी से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 14 अपॉन में 8.4 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स अपॉन में 33.6। सॉल्व कर सकते हैं इसे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, 14 से कट जाएगा 6 बारी में, 6 से कट जाएगा ये 56 बारी में, 7 से कट जाएगा 8 बारी में, और 8 चला गया ऊपर तो 40 आ गया ना आंसर। देखो कितना आसान है, हमने यूनिटरी मेथड लगा के इसे सॉल्व कर दिया। नहीं तो उस तरीके से अगर आप चलोगे तो देखो कितना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा लग रहा है ना सॉल्यूशन, समझ आ रही है बात। हाँ एक बार कमेंट जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि सॉल्यूशन कैसा लग रहा है। और ये सारा जो क्वेश्चन है ना, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, या ऐसा कोई बाहर से क्वेश्चन मैंने नहीं ऐड किया है इसमें। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है उस साल का, मैंने बता दिया है किस साल का है और किस दिन का है, आप चाहो तो चेक कर लेना। ठीक है ये देखो कहता है दिस कॉस्ट ऑफ अ कार इज 300% मोर देन दैट ऑफ अ बाइक। कार है एंड बाइक है, कार की जो कॉस्ट है वो बाइक से 300% ज्यादा है। तो चलो बाइक की अगर कॉस्ट में 100 रुपए मानता हूं तो कार की जो कीमत है वो 300% ज्यादा, मतलब 300 रुपए ज्यादा, तो हो जाएगा कार की कीमत 400। अच्छा फिर कहता है कि इफ द कॉस्ट ऑफ द कार इंक्रीजेस बाई 10%, कार की जो कॉस्ट है वो 10% बढ़ जाएगी, यानी कि 400 का 10% होता है 40 रुपए, कार की कीमत बढ़ गई। अच्छा कॉस्ट ऑफ द बाइक इंक्रीजेस बाई 30%, बाइक की कीमत 30% से बढ़ जाएगी, तो 100 का 30% होता है 30 रुपए, ये बाइक की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अच्छा खरीदने वाले ने 4 कार खरीदा है, तो जाहिर सी बात है कि अब अगर खरीदेगा तो पहले से ज्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि कीमत बढ़ चुकी है। तो उसने 4 कार खरीदा, एक कार पर 40 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, तो 4 कार पे 160 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा कि नहीं। और अब वो 5 बाइक खरीद रहा है, एक बाइक पर 30 रुपए बढ़ गए, तो 5 बाइक पर कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो 150 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बोलो अब इतना एक्स्ट्रा पे करना पड़ा पहले से ज्यादा, है ना। तो अगर ये पहले खरीदता तो कितने रुपए पड़ जाते, तो पहले अगर वो कार खरीदता 4 कार, तो एक कार की कीमत तो पहले 400 रुपए थी, तो 4 कार की कीमत 1600 रुपए। और
एक बाइक की कीमत 100 रुपए और 5 बाइक खरीद रहा है तो 500 रुपए, तो टोटल मिला के कितने रुपए पड़ जाते? तो 1600 यहां और 500 यहां, 16 और 5 2100 पड़ रहे थे पहले, लेकिन अब इतना ज्यादा पड़ रहा है। पूछ रहा है कितना परसेंट ज्यादा पड़ रहा है, परसेंटेज में चाहिए, इंटू 100 कर देना, 00 से 00 कट जाएगा, ये आ जाएगा 310, और डिवाइड किससे करेंगे? 21 से। काट छाट करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 15 पॉइंट समथिंग के लगभग, 15.8 के लगभग आएगा। ये हमारा आंसर है 15.8, 15.8 के लगभग ये आएगा। मैं एक बारी चेक कर लूं कि कहीं मेरी कैलकुलेशन एरर तो नहीं है। नहीं, 14.8 आ रहा है, ये 14.8 आ रहा है, ठीक है, ये 14.8 आ रहा है, तो 14.8 तो कोई नहीं है, ये 14.8 ये रहा 14.8, इसका आंसर 14.8 के लगभग आ रहा है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आप देख लेना, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई एरर है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है कि अरुणा सेल्स एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस। अरुणा ने एक आर्टिकल को एक सर्टेन प्राइस पर बेचा, वो प्राइस नहीं पता कि कितने रुपए में बेचा है। खैर जितने में भी बेचा होगा उसने, वो तो 100% प्राइस होगा, है कि नहीं? चाहे जितने रुपए में बेचा होगा वो किसके बराबर होगा? वो 100 रुपए के बराबर होगा। अच्छा, फिर आगे वो सोच रही है कि अगर उसने उस सामान को 3/5 में बेचा होता, ठीक है, उस सामान को कितने में बेचा होता? 3/5 में बेचा होता। मान लो कि कीमत उसकी 100 रुपए थी, लेकिन उसने कितने में बेचा? इसका 3/5 में बेचा, तो 100 का 3/5 होता है 60 रुपए। बोलो कोई दिक्कत नहीं है? 60 रुपए में अगर उसने बेचा होता तो पता चला कि उसे 20% का लॉस हो रहा होता। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि जब 20% का लॉस होगा, इसका मतलब यह होगा ना कि 80% में बेच रही है वो, है ना? क्योंकि किसी भी सामान के जो कॉस्ट प्राइस होती है वो तो 100% होती है, जो लागत मूल्य होती है वो 100% होती है। अब वो कह रहा है कि 20% लॉस करके बेचा है उसने, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 80% के बराबर है दोस्त, है ना? तो 60 रुपए 80% के बराबर है, तो 0 से 0 काट दूं मैं? हाँ, तो 1 रुपए की क्या वैल्यू हो गई? 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 8/6%। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है यहां तक? तो बोला कि अब जो वो बेचना चाह रही है वो इस मूल्य के 90% में बेचना चाह रही है, तो इस मूल्य का 90% तो 90 ही होगा, 100 का 90% 90 होता है। तो बोला कि जब 90 में बेचेगा तो क्या हाल होगा भाई? सो एक में जब उसने बेचा तो 8/6% मिला, तो 90% में 90 रुपए में बेचेगा वो, तो 8/6 इंटू 90 कर देंगे, इतना परसेंट उसे मिलेगा। तो 6 से कट जाएगा 15 बारी में, और 15 120। सो 120% का 120% उसे मिलने वाला है। अच्छा 120% अगर मिलता है तो जाहिर सी बात है कि 100% तो सीपी ही है, तो 20% एक्स्ट्रा मिला है, दैट इज हर प्रॉफिट, दैट इज हर प्रॉफिट। वही तो पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो 20%। डन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर पार्क हुज साइड्स आर 120 मीटर, 137.5 मीटर, 182.5 मीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। भाई साहब कुछ ज्यादा ही खतरनाक डेटा दे रखा है, लेकिन बनाना तो है ही, बनाना तो पड़ेगा ही। बोला कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का साइड्स दे रखा है 120 मीटर, दूसरा साइड है 137.5 मीटर, तीसरा साइड है 182.5 मीटर। ये 3 साइड्स हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो किसके बराबर है? वो दे रखा है रेक्टेंगल के एरिया के बराबर। चलो हम इसका एरिया निकालते हैं। देखो 3 अलग अलग साइड्स दे रखा है ट्रायंगल का, जब 3 अलग अलग साइड्स दे रखा होता है तो हम हेरोन्स फार्मूला लगाएंगे जनरली। अगर आप इसमें हेरोन्स फार्मूला, अच्छा हेरोन्स फार्मूला याद आया क्या? नहीं, वो वाला रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जहां एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब क्या? सेमी पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाय 2। तो एक बात सोचो कि अगर तुम इस क्वेश्चन को ये खतरनाक वैल्यूज को आप अगर इसमें डालने की कोशिश करोगे, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। एग्जामिनर क्या ऐसा
बदतमीजी तुम्हारे साथ नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, वो चाहेगा ही नहीं कि भाई इतना खतरनाक मजाक वो तुम्हारे साथ करे। तो इसमें तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो क्या दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार कुछ ना कुछ इसमें क्लू तो छुपा हुआ है। तो देखो, जनरली जो सबसे आसान मेथड होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके, है ना, वो वाला एरिया। तो वो तब लगता है कि जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो, यानी कि हमारा टारगेट ये होना चाहिए, ये पता करना कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा। अब वो पता कैसे करेंगे वो सिखा रहा हूं मैं। इसे ना आप रेशियो में करने की कोशिश करो, इस साइड्स को रेशियो में करो। ऐसे 137.5 इज टू 182.5। पॉइंट पॉइंट हटेगा तो नीचे में 10-10 आएगा और वो 10 यहां चला जाएगा। अब सबको काटो, अब सबको काटो। 25 से कटेगा कितनी बारी में? ये 25 से कटेगा 48 बारी में, 25 से कटेगा 55 बारी में, 25 से कटेगा 73 बारी में। अब हम अगर चेक करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि किस में, क्या इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट लग रहा है, क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है कि नहीं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये है हाइट, ये है बेस और ये है हाइपोटेनस, है ना, यानी कि जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए था। इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। चलो चेक करते हैं। 48 का स्क्वायर जब आप निकालोगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा 0, 4 और इधर हो जाएगा 23, 04। इसका स्क्वायर जब आप निकालोगे, जल्दी स्क्वायर निकालने का तरीका मैं बताऊंगा किसी वीडियो में, फटाफट कैसे निकालेंगे। ये 30, 25। इसका स्क्वायर जब आप निकालोगे सो ये हो जाएगा 23 ज्यादा है तो ये 29 हो जाएगा और यहां हो जाएगा 53, 29। क्या इन दोनों का सम करोगे तो आ तो वही रहा है 53, 29, है ना। 5, 3, 2, 9, 53, 29 यहां भी आ रहा है, 53, 29 यहां भी आ रहा है। मतलब कंफर्म हो गया कि इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके बराबर है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कंफर्म हो गया। और जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनस कहला जाता है। तो यही सबसे बड़ी साइड है ना, वो कर्ण कहला जाएगा, वो हाइपोटेनस कहला जाएगा, वो साइड हो जाएगा। यानी कि ये परपेंडिकुलर, ये बेस, या ये परपेंडिकुलर, ये बेस, मर्जी तुम्हारी, तुम क्या लेना चाहोगे। अब फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? 1/2 इंटू परपेंडिकुलर क्या हो गया 120, बेस कितना हम लेंगे 137.5। तो ये वाला जो एरिया है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये किसके बराबर होना चाहिए? वो कहता है कि एक रेक्टेंगल के एरिया के बराबर। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड। अब लेंथ और ब्रेड का रेशियो दे रखा है 30 और 11, तो फटाफट लेंथ को मान लो 30x और ब्रेड को मान लो 11x। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x इंटू 11x, फॉर्मूला ये होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेड। चलो फटाफट इसे सॉल्व करते हैं। 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा? 60 बारी में कटेगा। 30 से 60 कट जाएगा, 2 बारी में कटेगा, पॉइंट हटेगा तो नीचे में 10, 2 से कटेगा 5 बारी में, 5 से ये साफ हो जाएगा 5 और 11, 55, 55 से साफ हो जाएगा 25 बारी में। सो एक्स स्क्वायर इधर बचेगा और इस साइड बचेगा 25। तो x इज इक्वल टू हाउ मच? x इज इक्वल टू 5। x अगर 5 आ गया तो 30x की वैल्यू हो जाएगी 150, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मैंने सोचा कि क्या हम इसे ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो 2 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया था, लेकिन तीसरा ऑप्शन फंस गया। कैसे? देखो, लॉन्गर साइड 30 और 11 का रेशियो है लॉन्गर और शॉर्टर का। आपसे पूछा है लॉन्गर साइड बताओ, तो लॉन्गर साइड जब भी होगा तो 30 का ही कोई ना कोई मल्टीपल होगा, कोई ना कोई गुणज होगा। तो 30 का मल्टीपल ये नहीं है, 30 का मल्टीपल ये नहीं है, 30 का मल्टीपल ये आ गया। सो हम इसे ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके नहीं सोच सकते हैं इतना आसानी से। ठीक है, फिर मजबूरी में हमें ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। हम आगे बढ़े क्या? मूव करते हैं अपनी अगली पड़ाव पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कुछ ऐसा है। कहता है कि द रेडियाई ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन आर इन द रेशियो 1:3। देखो, 2 चीज है, एक बेलन है और एक शंकु है। सिलेंडर है और कोन है, 2 चीजें हैं। और क्या क्या दे रखा है? रेडियस दे रखा है। रेडियस क्या क्या रेशियो है? 1:3, 1:3 रेशियो है।
फिर क्या दे रखा है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी कि हाइट का रेशियो दे रखा है किसके साथ, सिलेंडर का हाइट जो है वो कोन के स्लैंट हाइट का, कोन का स्लैंट हाइट का क्या रेशियो है। अच्छा, ये कहता है कि सिलेंडर का जो हाइट है वो कोन का 1.5 गुना है, कोन का जो स्लैंट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट को तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई का 1.5 गुना, 1.5 गुना का मतलब होता है 3/2 गुना, और 3/2 गुना का मतलब है कि रेशियो दे रखा है 3:2। क्या ये बातें समझ में आ रही है। अब यहां से रेडियस पता है और हाइट और स्लैंट हाइट पता है, तो क्या यहां से कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। सो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2πr/h। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन ये क्या होता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πr/l। अब यही पूछ रहा है कि इनका रेशियो बताओ, वैल्यू पुट कर देते हैं जरा, 2πr, r की वैल्यू 1 है, इंटू h, h यहां पर 3 है, और इसका पाई इंटू आर, आर की वैल्यू क्या दे रखा है दोस्त, मैं आर की वैल्यू पुट कर देता हूं, आर की वैल्यू यहां दे रखा है 3, और इंटू एल, एल की वैल्यू क्या है 2 है ना, स्लैंट हाइट, एल मतलब स्लैंट हाइट है, और वो दे रखा है यहां पे 2। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 2 3 2 गायब, पाई से पाई कट गया, रेशियो क्या मिला 1:1। इस क्वेश्चन का आंसर है बी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है 18 पर्सन कैन, देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क में एक कॉन्सेप्ट आप याद रखना हमेशा कि मैन का नंबर अगर किसी क्वेश्चन में दे रखा हो और ये दे रखा हो कि वो आदमी इतने टाइम में किसी काम को करता है, यानी कि टाइम दे रखा हो, नंबर दे रखा हो आदमी का, हमेशा मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई जब करोगे तो मैन इंटू टाइम करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है वर्क का क्वांटिटी, वर्क का क्वांटिटी यानी कि वर्क का मैग्नीट्यूड। हाँ भाई, कितना काम होगा उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। कहता है कि 18 पर्सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। सो 18 आदमी 15 डेज में, आदमी है ना, मैंने क्या बोला कि आदमी को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, टाइम के साथ। 15 डेज में काम को खत्म करता है, जबकि दिन भर में वो 6 घंटे काम करता है, तो ये भी तो टाइम हो गया ना 6 घंटे, तो हम क्या करेंगे, जो टाइम जो है उसे भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे आदमी के साथ। तो कहता है कि इसी काम को 12 आदमी 10 घंटे के हिसाब से कितने दिन में काम खत्म करेगा। फटाफट सॉल्व कर देते हैं, 6 से ये कट जाएगा 2 बारी में, और ये 5 से 2 बारी में, 5 से 3 बारी में, 2 से 9 बारी में, तो 9 तिया 27, और इधर 2 एक्स है तो एक्स की वैल्यू 27/2, 27/2 का मतलब होता है 13.5 दिन। आंसर है सी, 27/2 का मतलब 13.5 दिन, आंसर सी है। समझ आ रही है ना बात सारी। तुम्हारी अगर कोई फरमाइश हो तो जरूर लिखना कमेंट में, ठीक है। चलो देखो, कहता है कि रेखा स्पेंड्स 75% ऑफ हर मंथली इनकम। रेखा जितनी भी वो अर्न करती है उसका 75% वो खर्च कर देती है। अच्छा, मान लो कि रेखा की इनकम, एक्सपेंडिचर और रेखा की सेविंग्स, 3 चीज है। रेखा की जो इनकम है, मैं मान लेता हूं कि चलो रेखा 100 रुपए कमा रही है और वो 75% खर्च कर रही है, यानी कि 75 उसका खर्च हो गया, तो जाहिर सी बात है कि 25 वो बचाएगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। आगे कहता है कि उसकी जो इनकम है वो 15% से बढ़ चुकी है, तो इनकम अब 100 तो नहीं रहेगा, इनकम हो जाएगा 115। और बोला कि स्टिल शी सेव्स द सेम अमाउंट, अभी भी वो उतनी ही अमाउंट वो सेव करती है, तो पहले भी 25 कर रही थी, अभी भी वो 25 करेगी। तो ये बताओ कि 115 रुपए वो अब अर्न करती है, 25 रुपए उसका सेविंग है, तो बाकी का बचा कितने रुपए, 90 रुपए। 90 उसका खर्च हो रहा होगा। तो कहा कि उसका खर्च कितने % से बढ़ गया, तो पहले तो ये देखो कि पहले खर्च 75 था, बाद में खर्च 90 हो गया, यानी कि खर्च बढ़ा कितने से, 15 से। बोला कितने प्रतिशत से खर्च बढ़ा, तो 15 से खर्च बढ़ा है। 15 किस में बढ़ा है, 75 में बढ़ा है, और गुणे का 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा। 15 से कटेगा 5 बारी में और 5 से कटेगा 20 बारी में। इस क्वेश्चन का आंसर है 20%, यानी कि जो उसका खर्च है वो पहले से 20% बढ़ चुका है। क्या ये बात समझ में आ गई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या तो नहीं आ रही है ना। अच्छा ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8% बाय सेलिंग एन आइटम at 2 successive discounts of 10% and
20%। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। कहता क्या है इस क्वेश्चन में कि एक शॉपकीपर जो है वो 8% प्रॉफिट कमाता है जब एक सामान को 2 डिस्काउंट देने के बाद बेचता है। तो देखो, एक डिस्काउंट 10% का, एक डिस्काउंट 20% का। पहले ये दोनों डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट देने के बाद भी वो कह रहा है कि उसे प्रॉफिट हुआ है। तो सोचो, मान लो सर कि पहले तो हम ये निकाल देते हैं कि सक्सेसिव डिस्काउंट कितने का हुआ है। सक्सेसिव डिस्काउंट्स दे रखा है कितने परसेंट का, 10% का और 20% का। जब 2 डिस्काउंट दे दे तो नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला, आप फॉर्मूला ही यूज करना ज्यादा अच्छा होगा। तो नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये फॉर्मूला यूज कर लेना। तो 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणे 20 बटे 100। 0 से 0, 0 से 0 कट गया, यानी कि 30 में से 2 गया तो 28% का नेट डिस्काउंट दिया गया है। टोटल डिस्काउंट उसने कितना दिया? एक तरीके से 28% का डिस्काउंट दिया। तो एक बात ऐसे समझो कि सर डिस्काउंट तो दिया जाता है एमआरपी पर और फायदा होता है कॉस्ट प्राइस पर। अब ये क्यों कह रहा वो सुनो। कहता है कि बंदे ने 28% का डिस्काउंट दिया है, एमआरपी चाहे जो भी रही होगी, अगर मैं उस पर 28% का डिस्काउंट दे दूं, इसका मतलब है कि मैं उस सामान को बेचूंगा कितने में? एमआरपी के 72% में बेचूंगा कि नहीं? 28% घटा दूंगा। 100% एमआरपी होती है हमेशा, 28% घटा दूंगा, यानी कि तुम कितना परसेंट में बेच रहे हो? 72% में बेच रहे हो। अच्छा, ये हमारा क्या निकल के आ गया? ये हमारा एस पे निकल कर आ गया। और बोला कि बेचने पर उसे 8% का फायदा हुआ है। अब 8% का फायदा किस पर होता है? तो फायदा होता है कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर 8% का फायदा हो रहा है, इसका मतलब है कि तुम 108% में बेच रहे हो। ठीक है, तो ये भी हमारा है एसपी, ये भी हमारा एसपी, दोनों एसपी बराबर हो जाएगा। काटो छाटो, 36 से कटेगा 2 बारी में, 36 से कटेगा 3 बारी में, तो यहां से मार्क प्राइस इज टू कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा 3:2। 3:2। मार्क प्राइस 3 रुपए, कॉस्ट प्राइस 2 रुपए। तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा है? तो देखो, हमारा अंकित मूल्य 3 है, लागत मूल्य 2 है, तो बोला कि अंकित मूल्य लागत से कितना ज्यादा? तो मुझे लग रहा है कि 1 ज्यादा है। पूछ रहा है कितना प्रतिशत ज्यादा है? 1/2 गुणे 100 कर दोगे, आ जाएगा 50%। इस क्वेश्चन का आंसर है 50%। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते। ठीक है, ये थोड़ा सा यहां पर ध्यान देते ना कि 0.41 और केवल 1 पर बार है। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। अभी ये क्या बन जाएगा? 9 2 11, 11/3 डिवीजन का साइन, ये हो जाएगा 11/5 ऑफ, ये हो गया 2/3 माइनस 2/3 इंटू 7/10 प्लस 2/3 इंटू 0.4 पर बार है दोस्त। 0.41 केवल 1 पर बार है, तो इसका मतलब क्या होता है? रूल सुनो, ये रेकरिंग डेसिमल है। रेकरिंग डेसिमल में क्या होता है, इसे कन्वर्ट करेंगे हम फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका है कि ये पहले 41 का 41 लिखो। कहता है रूल कि जितने नंबर पर बार हो उतने नीचे में 9 आएगा, और जिस पर बार नहीं है उसके बदले 0 आएगा, और साथ साथ जिस पर बार नहीं है उसे हम घटाएंगे भी। तो यहां पर 4 पर बार नहीं है तो 4 घटाएंगे, और ये क्या बन जाएगा? 37/90 हो जाएगा। सो इसे हटा करके हमें लिखना है 37/90, और फिर डिवीजन का साइन है 37/99। चूंकि 2 डिजिट पर बार है तो 299 नीचे आ जाएगा, 2 बार 9 नीचे आ जाएगा। डिवीजन का साइन ये हो जाएगा 11/8। चलो फटाफट अभी से सॉल्व करते हैं। 11/10, देखो ये डिवीजन का साइन है, तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे यार कि 11 से 11 कट जाएगा ना। डिवीजन में क्या होता है कि सामने सामने कट जाता है, लेकिन मैं डिवीजन का काम क्यों कर रहा हूँ? मुझे तो पहले ऑफ का काम करना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले हम ऑफ का काम करेंगे, बाद में डिवीजन का काम करेंगे। इसे एज इट इज छोड़ देते हैं। 11/10 एंड 11/3 डिवीजन का साइन 11/5। पहले हम ऑफ का काम करेंगे, तो पता कर, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11/3 एज इट इज उतारेंगे डिवीजन का साइन, और ये हो जाएगा 22/15 माइनस में 2/3 इंटू 7/10 प्लस, इसे सॉल्व करें क्या? देखो डिवीजन का साइन है तो सामने सामने काटो,
9 से कटेगा 10 बारी में, 9 से कटेगा 11 बारी में। तो जो डिवीजन का साइन चेंज होता है मल्टीप्लिकेशन में, तो नीचे में है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि 11 ऊपर चला गया और ये बन जाएगा क्या, 2/3 प्लस 11/10 बनेगा ना, 11/10। ये वाला नीचे 10 है, अब डिवीजन का साइन है और इसे इंटू कर देते हैं और ये बन जाएगा 8/11। चलो सॉल्व करते हैं इसे। 11 से कटेगा 2 बारी में, 3 से कटेगा 5 बारी में और सीधा बचेगा यहाँ पे 2/5 माइनस 2/3 इंटू 7/10 प्लस, इसे सॉल्व करो और ये क्या हो जाएगा गुरु, 20 और 33। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, सॉरी ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है तो 2 से कटेगा 5 बारी में और ये हो जाएगा 11/15 और आगे भी मल्टीप्लाई का साइन है 8/11, 11 से 11 खत्म, 11 से 11 खत्म। अब ये हो गया क्या, 2/5 माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई है, 2 से कटेगा 5 बारी में और ये हो जाएगा 7/15 प्लस 8/15। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये माइनस, अब बोर्ड मास यहाँ पे तुम चाहो तो लगा सकते हो, तो फिर डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करो कि 8/15 में से 7/15 घटाओगे तो 1/15 बचेगा, सो हो जाएगा 2/5 प्लस 1/15। एलसीएम तो अपना 15 ही आएगा और ये 6 और 1 7/15 है कोई ऑप्शन में, 7/15 ऑप्शन नंबर ए, 7/15 ऑप्शन नंबर ए। सो ये काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ना, देखा भी होगा आपने, बहुत कैलकुलेटिव है। एक और आपके लिए कि जब भी कभी तुम मैथ्स बनाना और कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाए पहले, तो उसमें हाथ लगाने से बचना। अभी जब सारे क्वेश्चंस कर लो तुम लास्ट में टाइम जरूर बचाना, पेपर में लास्ट में वापस लौट कराओ और तब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, जो सिंप्लीफिकेशन के इतने लंबे सवाल तुम्हें दिखता है उसमें। ठीक है, ये हिदायत मान लो मेरी। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि व्हेन 6539 7391 882 8882 आर डिविजिबल बाय द ग्रेटेस्ट नंबर x, इन सबको एक नंबर से डिवाइड किया गया है। अच्छा, जब हम सबको किसी नंबर से डिवाइड करते हैं ना, तो जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं फैक्टर, और वो भी कह दिया ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि ग्रेटेस्ट फैक्टर। और ग्रेटेस्ट फैक्टर का मतलब होता है HCF, यानी कि महत्तम समापवर्तक, HCF। यानी कि तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, HCF निकालना है। और कहता है जब डिवाइड किया गया हर बार रिमाइंडर सेम आ रहा है। अच्छा, ये कभी भी ऐसा वर्डिंग दिख जाए कि हर बार रिमाइंडर सेम आ रहा है तो जरा सावधान होना और मेरी एक बात सुनना। इसमें सारे केस में रिमाइंडर सेम आना चाहिए, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो पहले तो नंबर लिखो 6539 7391 8882। बोला ऐसा नंबर है जिसे डिवाइड देने पर हर बार रिमाइंडर सेम आता है, तो तरीका है कि HCF निकालना है। लेकिन HCF कैसे, इन तीनों का आपस का डिफरेंस निकालो, उनका HCF। अगर इन तीनों का जो भी डिफरेंस आता है उनका HCF निकालते हो तो वही वो नंबर है जिससे तीनों को डिवाइड दिया जाएगा। हाँ चलो आ जाएगा। अब HCF पहले तो डिफरेंस निकालेंगे, सभी का डिफरेंस कितने कितने का रहा है, तो इसमें से ये घटा देंगे तो आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा कितना, ये 5 और ये आ जाएगा 852 का यहाँ से डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आ जाएगा 1 और ये 9 और ये 1491, और इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा वो कितने का, 3 और 4 और 2 3 4 3, ये 3 नंबर आ गए। सो नंबर क्या क्या मिला, 852 1491 और क्या 2343, ये 3 नंबर आ गए। अब इन तीनों का HCF निकालेंगे। मैं तुम्हें HCF निकालने का तरीका सिखाता हूं। अगर अपने पास कोई 3 नंबर है, इनका HCF निकालना हो, निकालने का रूल ये है कि इन तीनों में से सबसे छोटी संख्या ढूंढने की कोशिश करो। सबसे छोटी संख्या ढूंढोगे या तो वो तुम्हारा रिमाइंडर सॉरी HCF आएगा, नहीं तो उसका कोई फैक्टर आएगा। जैसे मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि सबसे छोटी नंबर है 852, 852 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। 852 से ये नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा कि ये ठहरा इवन नंबर, और इवन हमेशा इवन को भाग देता है, तो ये कभी भी HCF नहीं होगा। तो ये नहीं होगा तो फिर इसका आधा देखेंगे। अब इसका आधा जब आप देखोगे तो वो क्या बनेगा, 426, 426, और 426 भी इवन है, वो भी नहीं होगा। तो फिर 426 का आधा देखो
वो आएगा 213। सो 213 ऑड आ गया। अब इससे ये तो कटेगा ही कटेगा 4 बारी में, इससे इसे काट के देखो, ये भी कटेगा, कटेगा 7 बारी में कटेगा। इससे इसे काट के देखोगे, ये भी कटेगा, है ना, वो भी कटेगा। क्लियर है, 11 बारी में कटेगा, सब कट गया। तो इससे सब कट गया, तो यही तुम्हारा HCF है कंफर्म, यानी कि x की जो वैल्यू है वो यही है। हम इसी से इन तीनों को डिवाइड करेंगे ना, तो हर बार रिमाइंडर जो आएगा ना वो सेम सेम मिलेगा। तुम चाहो तो करके देखो, इसे डिवाइड करो, रिमाइंडर जो मिलेगा ना वो वही रिमाइंडर मिलेगा जब 213 से इसे डिवाइड करोगे और 213 से उसे डिवाइड करोगे, रिमाइंडर हर बार सेम आएगा। अच्छा, खैर तुमसे पूछ रहा है कि 3x माइनस 98 की वैल्यू बताओ। तो 3x माइनस 98 की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू 213, 213 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 639, 639 माइनस 98 करोगे तो 1 आएगा लास्ट में और ये आ जाएगा 541। सो इस क्वेश्चन का आंसर है 541। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और लास्ट इस सीरीज का, इस सेशन का आज लास्ट क्वेश्चन ये रहा। लास्ट तक बने के लिए धन्यवाद। लास्ट तक देखा आपने, और अपने दोस्तों को भी बताओ, सब लोग इसे देखें, शेयर करो जितना हो सके। कहता है 15th, a sum lent at compound interest amounts to 72.8% more than itself in 3 years। भाई साहब, मान के चलो यार कि हमने 1000 रुपए उधार दिया था, 3 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड हो गया 72.8%। ठीक है, मैंने 1000 क्यों सोचा, 100 क्यों नहीं सोचा, क्योंकि मुझे याद आया कि 72.8 जब मैं 1000 में ऐड करूंगा तो 1728 आएगा, जो कि क्यूब है किसी नंबर का। किसका क्यूब है याद करो, तब तक ढूंढो, मैं आगे बताता हूं। मैंने मान लिया कि 1000 मैंने लगाया था और 72.8% एक्स्ट्रा मिला है, यानी कि कितना मिल गया, 728 एक्स्ट्रा, और ये बन जाएगा 1728 3 साल में। 1000 लगाओ 1728 पाओ 3 साल में, यानी कि हर साल। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तरीका सुनना। कंपाउंड इंटरेस्ट में वैसे तो मैं तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूं कि अमाउंट इज इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर n। इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। अमाउंट दे रखा है 1728, प्रिंसिपल नीचे आ जाएगा, प्रिंसिपल है 1000 इज इक्वल टू 1 प्लस R बटे 100, और ये कितने साल का जिक्र है, 3 साल का जिक्र है। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो R की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना परसेंट आ जाएगा, सोचो। ये 12/10 है, 12/10 बोले तो 6/5, 6/5 बोले तो 20% आ जाएगा। हाँ, आर की वैल्यू 20% आ जाएगी। चलो मैं दिखा देता हूं कैसे। जब इधर क्यूब है तो जाहिर सी बात है ये भी किसी ना किसी का क्यूब होना चाहिए, तो 12/10 का क्यूब है ये, इज इक्वल टू 1 प्लस R बटे 100 का क्यूब। अब देखो दोनों में क्या हो जाएगा, पावर पावर इक्वल है तो बेस बेस भी हमारा इक्वल होगा, तो फटाफट इसे सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा R बटे 100, और ये 1 घटेगा तो ये क्या बनेगा दोस्त, 2/10, 0 से 0 कट गया, R की वैल्यू आ गया ना 20। इतना सोचोगे, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इतना सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम एक बात सुनो, मेरी सलाह मानो। प्रिंसिपल जैसे मैंने देखा कि 72.8% बढ़ा है, यानी कि पहले 1000 था, अभी 1728 हो गया, यानी कि ये है। और 3 साल का जिक्र किया है टाइम का। कंपाउंड इंटरेस्ट की यही सबसे खूबसूरत बात है कि टाइम से अंदाजा लग जाता है चीज़ों का। 3 साल का जिक्र है तो जाहिर सी बात है कि 1000 और 1728 किसी न किसी का क्यूब है। तो क्यूब किसका है, ये 10 का क्यूब है और ये 12 का क्यूब है। तो ये 10 का क्यूब है और ये 12 का क्यूब है, तो यहां से 2 का जो डिफरेंस आता है तो यही दे देता है कि भैया रेट परसेंट निकालो अब यहां से। तो 2 बढ़ा है किसमें, 10 में, और गुणे 100 कर लोगे आ जाएगा तुम्हारा 20%। तो रेट अपना 20% है। सो व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 9000 फॉर 1.5 ईयर। अच्छा, एट द सेम रेट, बट इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 6 मंथली। अब हाफ ईयरली है, 6 मंथली बोले तो हाफ ईयरली। अब अमाउंट अगर हाफ ईयरली कंपाउंड होगा तो टाइम सीधा डबल, तो 1.5 साल
3 साल में बदल जाएगा और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सीधा आधा। और तब क्या आप फॉर्मूला लगाओगे, मैं जगह के अभाव होने की वजह से मैं यहां यूज करूंगा कि भाई अमाउंट इज इक्वल टू क्या लगाओगे, प्रिंसिपल तो पता है कि 1000 है, इंटू 1 प्लस रेट अपना 10 बटे 100, और ये कितने साल, अब ये टाइम सीधा डबल हो गया, 3 साल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा और ये बन जाएगा कितना, 1331, यही बनेगा ना, 1331। लेकिन अपना जो सॉरी मेरे से गलती क्या हो गया कि ये 9000 दे रखा है, तो मैं 9 यहाँ पे लिखूंगा, तो इसका कितना गुना, 9 गुना कर देते हैं। 9 गुना कर देंगे तो ये क्या मिलने वाला है दोस्त, पूछेगा कि कितने रुपए का ब्याज मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा 9 9 तिया 27 का 7 और 9 तिया 27 और 2 2979 रुपए का ब्याज मिलेगा, ये जवाब रहा। ना देखो क्या किया, गलती तो मेरे से हुई कि मैंने यहाँ पे 1000 ले लिया, लेकिन बाद में मैंने गलती सुधार ली। इंसान वही अच्छा है जो अपनी गलती को सुधार ले। 1000 लेकर करा तो 1331 आ रहा था, तो 9000 लेकर के करा, 9 लेकर के करा 9000, यानी कि सीधा 9 गुना 9 करा मैंने, तो ये अपना इंटरेस्ट अपना अमाउंट आ गया। अब इस अमाउंट से मैंने 9000 को घटा दिया, पता मैंने ऐसा नहीं किया जो तुम सोच रहे हो। अब 9 इसमें से 9000 को घटाया तो सोचो मेरी कैलकुलेशन कितनी टफ हो जाती। फिर मैंने दिमाग ये लगाया कि देख वैसे भी 1000 रुपए तो अपना प्रिंसिपल ही था, तो जो इंटरेस्ट आ रहा है वो तो 331 ही आ रहा है ना, तो सीधा मैंने 9 को 331 से गुणा कर दिया, आंसर आ गया, ये हमारा इंटरेस्ट है। बस इतनी सी बात है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले सेशन में, अगले सीरीज में, और अगले दिन किसी और दिन के क्वेश्चन जो पेपर में आया है उसे टारगेट करके उसे सॉल्व करेंगे। और स्टे ट्यून्ड, बने रहो, और ये चीज़ें लगातार चलेंगी। आई होप यू विल एंजॉय कर भी रहे होगे। शेयर कर दो भाई, सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। मिलते फिर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी, स्टे सेफ। इतनी सारी बातें हो गई, बाकी बातें हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। बाय बाय।